एक ऐसे मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट के बारे में सोचिए जो जो किसी पूरे के पूरे देश की दिशा ही बदल दे। एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ये। है ना? मेरा मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो एक देश को पुलिस राज्य से निकालकर, जहां सरकार का काम बस डंडे के जोर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना और लगान वसूलना होता है, वहां से निकालकर उसे एक लोक कल्याणकारी राज्य या कहें कि एक वेलफेयर स्टेट में तब्दील कर दे। बिल्कुल। एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार का मुख्य काम सिर्फ राज करना नहीं रह जाता, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों का जीवन बेहतर बनाना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। आज की इस विशेष गहन चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, वो DPSM masterblueprint.pdf से लिए गए कुछ बेहद अहम दस्तावेज और चार्ट्स हैं। हाँ, और ये दस्तावेज काफी विस्तृत है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का हमारा मिशन है भारत के संविधान के भाग 4 को डिकोड करना। मतलब अनुच्छेद 36 से 51 तक दर्ज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समझना, जिन्हें हम DPSP कहते हैं। हम यह देखेंगे कि कैसे ये सिद्धांत देश में वास्तविक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। शुक्रिया। इन दस्तावेजों की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है इनका स्रोत समझना बहुत जरूरी है। हाँ, स्रोत से आपका मतलब है कि ये विचार कहाँ से आया? हाँ, बिल्कुल। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीधी प्रेरणा असल में आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। अब आज जो लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद सोचें कि अमेरिका या ब्रिटेन के बजाय आयरलैंड ही क्यों? हाँ, ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में आ रहा था। तो इसका कारण ये है कि आयरलैंड भी भारत की तरह ही एक नवस्वतंत्र देश था, जिसने लंबे समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन झेला था। मतलब उनकी परिस्थितियां काफी हद तक हमारी जैसी थी। बिल्कुल, वहां भी गरीबी थी, संसाधनों की कमी थी और समाज को एक नई दिशा देने की जरूरत थी। हमारे संविधान सलाहकार BN राव ने इस समानता को बहुत गहराई से समझा। अच्छा, तो ये उनकी सिफारिश थी। जी, उनकी सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में इन्हें दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया था। दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार। यहीं पर मुझे स्रोतों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर ये सिद्धांत इतने ही जरूरी हैं, अगर ये कल्याणकारी राज्य की जीवन रेखा है, तो इन्हें लागू करना बाध्यकारी क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्योंकि दस्तावेजों को देखकर लगता है कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच एक बहुत गहरी खाई है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमें उस खाई के पीछे के तर्क को समझना होगा। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान के भाग 3 में है, वे राज्य के लिए एक नकारात्मक दायित्व हैं। नकारात्मक? किस सेंस में? नकारात्मक इस अर्थ में कि वे राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। जैसे राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीनेगा। अच्छा, मतलब वो सरकार की शक्तियों पर एक तरह की लगाम लगाते हैं। बिल्कुल सही। और ये अधिकार न्यायालय में वादयोग्य या कहें कि जस्टिशिएबल हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हाँ, वो तो है। मौलिक अधिकार एक तरह से नागरिकों के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। सही कहा। लेकिन जब हम दस्तावेजों में DSP के स्वरूप को देखते हैं तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वो कैसे? DSP राज्य के लिए सकारात्मक दायित्व हैं। ये सरकार को कुछ न करने के बजाय कुछ करने का निर्देश देते हैं, जैसे सबको रोजगार देना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना। लेकिन पेंच तो अनुच्छेद 37 में फंसता है ना? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि ये सिद्धांत गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर सरकार इन सिद्धांतों पर अमल नहीं करती है तो हम उसके खिलाफ अदालत में कोई मुकदमा नहीं कर सकते। एकदम सही। और इसी गैर न्यायोचित प्रकृति के कारण उस समय इन सिद्धांतों की तीखी आलोचना भी हुई थी। हाँ, मैंने पढ़ा स्रोत में कि प्रोफेसर KT शाह का एक बहुत ही मशहूर और तीखा कथन है इसके बारे में। बिल्कुल। उन्होंने DPSP को एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी ने आपको नए साल के संकल्पों की यानी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की एक लिस्ट थमा दी हो। कैसे भला? मतलब इरादे बहुत नेक हैं, बहुत शानदार हैं कि इस साल रोज जिम जाना है, पैसे बचाने हैं, लेकिन अगर आप जिम नहीं गए तो कोई पुलिस आके आपको सजा थोड़ी देगी। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? और सर आइवर जेनिंग्स ने भी तो इसे केवल पुण्य आत्माओं की आकांक्षा यानी पायस एस्पिरेशंस कहकर तंज कसा था। हाँ, लेकिन
हमें 1947 के उस दौर में वापस जाना होगा जब ये ब्लूप्रिंट लिखा जा रहा था। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इन्हें गैर न्यायोचित रखा था। अच्छा, मतलब इसके पीछे कोई ठोस वजह थी? बहुत बड़ी मजबूरी थी, और वो थी आर्थिक संसाधनों की भारी कमी। भारत नया आजाद हुआ था। बिल्कुल। एक ऐसा देश जो विभाजन की त्रासदी झेल रहा हो, भयानक गरीबी और खाली खजाने का सामना कर रहा हो, वो रातों रात हर नागरिक को काम और स्वास्थ्य की कानूनी गारंटी कैसे दे सकता था? हाँ, ये बात तो है। अगर इन्हें वाद योग्य बना दिया जाता तो आजादी के अगले ही दिन लाखों लोग अदालत के बाहर खड़े होते। और सरकार के पास उन्हें देने के लिए संसाधन ही नहीं थे। इसलिए ये तय किया गया कि जैसे जैसे राज्य की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे इन सिद्धांतों को लागू किया जाएगा। ये बात पूरी तरह से तर्कसंगत लगती है कि बिना पैसों के आप वेलफेयर स्टेट खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से एक और बड़ी उलझन पैदा होती है। वो क्या? एक तरफ हमारे पास मौलिक अधिकार हैं जिनके पीछे कानून की पूरी ताकत खड़ी है, और दूसरी तरफ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह हैं। तो क्या कभी इन दोनों के बीच टकराव हुआ है? अरे, चिंगारी उठी, और वो भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी दावानल में बदल गई। सच में? हाँ, आजादी के बाद के दशकों में ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक युद्ध बन गया था। सवाल यही था कि सर्वोच्च कौन है। मतलब अगर सरकार समाज कल्याण के लिए कोई कानून बनाती है और उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो अदालत किसे प्राथमिकता देगी? बिल्कुल, यही सवाल था। दस्तावेजों में इस न्यायिक संघर्ष की जो टाइमलाइन दी गई है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। इसकी शुरुआत हम देखते हैं 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारतीवाद से। हाँ, और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं। मतलब अगर टकराव होता है तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर मौलिक अधिकारों को तरजीह दी जाएगी। लेकिन ये विवाद यहीं शांत नहीं हुआ। 1970 का दशक भारत में भारी उथल-पुथल का दौर था, और इसी पृष्ठभूमि में 1976 में 42nd संविधान संशोधन लाया गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। जी, और सरकार का तर्क था कि देश में गरीबी और असमानता दूर करने के लिए समाज कल्याण के कार्यक्रमों को तेजी से लागू करना जरूरी है। इसलिए इस संशोधन के माध्यम से डीपीएसपी को कुछ मौलिक अधिकारों के ऊपर सर्वोच्चता दे दी गई। अच्छा, मतलब सरकार का पक्ष था कि पूरे समाज का हित किसी एक व्यक्ति के अधिकार से बड़ा है। बिल्कुल यही तर्क दिया गया था। तो पलड़ा पूरी तरह से दूसरी तरफ झुक गया। 1973 में कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को ऊपर रखा और 1976 में संशोधन ने डीपीएसपी को। तो क्या ये रस्साकशी ऐसे ही चलती रही? नहीं, स्रोत बताते हैं कि 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में जाकर इस विवाद का अंतिम निष्कर्ष निकला। वहां क्या तय हुआ? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़े तो मिनर्वा मिल्स वाद का फैसला भारतीय संविधान के दर्शन का सबसे संतुलित निचोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच श्रेष्ठता की कोई होड़ नहीं है। कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है। बिल्कुल, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन दोनों के बीच का संतुलन ही भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। इस संतुलन को समझने के लिए मैं एक एनालॉजी पेश करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए हमारा देश एक गाड़ी है। मौलिक अधिकार उस गाड़ी के ब्रेक की तरह हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की ताकत बेकाबू होकर नागरिकों को कुचल न दे। बहुत खूब। और दूसरी ओर नीति निर्देशक सिद्धांत उस गाड़ी का एक्सेलरेटर हैं, जो सरकार को आगे बढ़ने और कल्याणकारी राज्य की मंजिल तक पहुंचने की गति देते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर गाड़ी में सिर्फ ब्रेक होंगे तो वो कहीं नहीं पहुंचेगी, और अगर सिर्फ एक्सेलरेटर होगा तो एक्सीडेंट पक्का है। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, और अदालतें आज भी इसी फॉर्मूले पर काम करती हैं। हर नए मामले में देखा जाता है कि सामाजिक भलाई और व्यक्तिगत आजादी के बीच एक तार्किक संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, अब जब ये साफ हो गया है कि गाड़ी को कैसे चलाना है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस ब्लूप्रिंट में मंजिल के बारे में क्या लिखा है। संविधान सभा में कई अलग अलग विचारधाराओं के लोग बैठे थे ना? बिल्कुल। किसी को समाजवाद चाहिए था, किसी को गांधी जी के सपनों का गांव, तो किसी को एक आधुनिक राज्य। और इस वैचारिक टकराव का ही नतीजा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम किसी एक सांचे में नहीं ढाल सकते। हमारे दस्तावेज इस ब्लूप्रिंट को 3 मुख्य वैचारिक स्तंभों में बांटते हैं। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। हाँ, ये तीनों स्तंभ मिलकर ही वो पूरा खाका तैयार करते हैं जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो आइए इसे गहराई से देखते हैं। पहला स्तंभ है समाजवादी सिद्धांत।
इसका पूरा फोकस सामाजिक और आर्थिक न्याय पर है। बिल्कुल। इसमें अनुच्छेद 38 आता है जो असमानता को कम करने का निर्देश देता है, और फिर अनुच्छेद 39 जो उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी था। हाँ, वो जो कहता है कि समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन मिलना चाहिए और देश का धन चंद हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए। सही कहा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और विशेष दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है, जैसे बुढ़ापा या बीमारी की स्थिति में। हाँ, और अनुच्छेद 42 कार्यस्थलों पर काम की मानवीय दशाएं सुनिश्चित करने। हाँ, मतलब काम करने की जगह सुरक्षित हो। बिल्कुल। और साथ ही ये महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का निर्देश भी देता है। और अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी के बारे में है। हाँ, जिससे श्रमिकों को एक सम्मानजनक जीवन मिल सके। अगर हम इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ रखकर देखें तो ये पूरा समाजवादी ढांचा एक इकोनॉमिक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। एक सुरक्षा जाल। हाँ, ये इस बात की गारंटी देने की कोशिश है कि आजाद भारत में पूंजीवाद या औद्योगिकरण की अंधी दौड़ में समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल सही। लेकिन संविधान सभा में केवल समाजवादी ही नहीं थे। एक बहुत बड़ा तबका उन लोगों का था जो महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। जो मानते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हाँ, इसलिए नीतियां ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बननी चाहिए। यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे स्तंभ का, यानी गांधीवादी सिद्धांत। इस स्तंभ में सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 40 जो राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 43 और 43B ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसके अलावा गांधी जी के सामाजिक और नैतिक विचारों को भी जगह दी गई है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मादक द्रव्यों यानी शराब और नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाए। अरे यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? मतलब अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बिहार या गुजरात जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू होती है हाँ, तो उसे सिर्फ चुनावी वादे या राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है। ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 47 से प्रेरित है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। राज्य सरकारें असल में संविधान के इसी नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन कर रही होती हैं। और इसके साथ ही अनुच्छेद 48 भी है, हाँ, जो कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने और गोहत्या पर रोक लगाने का निर्देश देता है। बिल्कुल। अब अगर हम तीसरे स्तंभ की ओर चलें तो वो है उदार बौद्धिक सिद्धांत। लिबरल इंटेलेक्चुअल। हाँ, इसका मतलब उन आधुनिक वैज्ञानिक और प्रगतिशील विचारों से है जो उस समय वैश्विक स्तर पर उभर रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला तो अनुच्छेद 44 है। हाँ, यानी समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम यूसीसी कहते हैं। हाँ, ये निर्देश देता है कि राज्य पूरे देश के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में एक समान कानून बनाने का प्रयास करेगा। जो कि आज भी कितनी बड़ी बहस का मुद्दा है ये हम सब जानते हैं। अभी तक ये सिर्फ गोवा में ही लागू है। उदार बौद्धिक सिद्धांतों में और भी कई अहम निर्देश हैं, जैसे अनुच्छेद 45 जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। और अनुच्छेद 49 जो स्मारकों के संरक्षण का दायित्व देता है। हाँ, साथ ही अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। इसी स्तंभ में एक और बहुत अहम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50। ये कार्यपालिका यानी जो सरकार नीतियां लागू करती है और न्यायपालिका जो कानूनों की जांच करती है, उनके बीच शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है। यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। बिल्कुल, मैं इसे एक सेपरेशन फायरवॉल के रूप में देखता हूं। लेकिन ये फायरवॉल इतनी जरूरी क्यों है? इसे इस तरह समझिए, अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही हाथ में हो तो जो सरकार कानून बना रही है वही खुद ये तय करेगी कि उसका बनाया कानून सही है या नहीं। अरे तब तो कोई भी कानून सही ही माना जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में नागरिकों के अधिकार तो कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकते। ये फायरवॉल सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। ये लोकतंत्र में चेक और बैलेंस बनाए रखने का सबसे जरूरी टूल है। तो हमने देखा कि इस ब्लूप्रिंट में समाजवाद का सेफ्टी नेट है,
गांधी जी का ग्राम स्वराज है और आधुनिक दुनिया का फायरवॉल भी है। हाँ, ये तीनों मिलकर इसे पूरा करते हैं। लेकिन शुरुआत में जो सवाल हमने उठाया था कि क्या ये सिर्फ एक ऐसा चेक है जो कभी कैश नहीं होगा, मतलब क्या ये सब सिर्फ कागजी बातें ही रहीं या जमीनी स्तर पर कुछ बदला भी? देखिए, ये एक बहुत ही जायज आलोचना थी, लेकिन भारत के विकास की कहानी इस बात का प्रमाण है कि ये चेक बाउंस नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे राज्य के संसाधनों में वृद्धि हुई, खजाने में पैसा आया, वैसे वैसे ये डीपीएसपी पुण्य आकांक्षाओं के दायरे से बाहर निकलकर ठोस जमीनी कानूनों में तब्दील हो गए। हाँ, हमारे दस्तावेज के कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं, जैसे समाजवादी सिद्धांत का अनुच्छेद 41, काम और लोक सहायता का निर्देश। बिल्कुल। आज जब हम मनरेगा जैसी योजना देखते हैं जो करोड़ों लोगों को रोजगार की गारंटी देती है, या वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं देखते हैं, तो वो असल में अनुच्छेद 41 का ही जमीनी रूप है। सही कहा। इसी तरह अनुच्छेद 42 जो प्रसूति सहायता की बात करता था, वो आज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के रूप में एक ठोस कानून बन चुका है। और शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 45 की यात्रा भी तो कमाल की है ना। हाँ, शुरुआत में ये सिर्फ एक निर्देश था कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, लेकिन जब देश आर्थिक रूप से सक्षम हुआ तो 2002 में संशोधन करके इसे शिक्षा का अधिकार यानी आरटीए एक्ट बना दिया गया। मतलब जो चीज कल तक सिर्फ एक निर्देश थी, वो आज एक वाद योग्य मौलिक अधिकार बन चुकी है। बिल्कुल। और इन सब में सबसे लंबी और रोचक यात्रा तो अनुच्छेद 40 यानी ग्राम पंचायतों के गठन की रही है। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि 1950 में जो महज एक विचार था, उसे जमीन पर उतरने में दशकों लग गए। 1952 और 57 में बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी रूपरेखा तय की थी। फिर 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में इसका पहला कदम रखा। लेकिन इसे असली और बाध्यकारी ताकत मिलने में अभी और समय लगना था। अंततः 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक मान्यता मिली। मतलब अनुच्छेद 40 को पूरे देश में अनिवार्य व्यवस्था बनने में लगभग 40 साल का सफर तय करना पड़ा। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार इन सिद्धांतों को लागू करता रहा है। और स्रोतों में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि 74वें संशोधन के बाद इस व्यवस्था को नए रूप में अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश था। बिल्कुल सही। इसके अलावा ये ब्लूप्रिंट समय के साथ स्थिर नहीं रहा ना, इसमें नए निर्देश भी जोड़े गए। हाँ, समय के साथ इसमें बदलाव हुए। जैसे 1976 के 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 39A जोड़ा, जो मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। और उसी संशोधन ने अनुच्छेद 48A भी जोड़ा है, जो पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा से जुड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि इससे ठीक पहले 1972 में ही वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित हुआ था। मतलब वैश्विक पर्यावरण चेतना का असर हमारे डीपीएसपी पर भी पड़ रहा था। और ये सिलसिला थमा नहीं। बहुत बाद में 2011 में 97वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिसने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब ये कि नीति निदेशक सिद्धांत कोई धूल फांकता हुआ पुराना दस्तावेज नहीं है। ये वो कंपास है जो आज भी भारतीय नीति निर्माण की दिशा तय कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पुलिस स्टेट की सख्ती से निकलकर लोक कल्याणकारी राज्य तक पहुंचने का एक जीवित सांस लेता हुआ ब्लूप्रिंट है। नीतियां भले ही बदलें, सरकारें भले ही बदलें, लेकिन जब भी कोई नया कानून बनता है तो उसके पीछे भाग 4 की भावना जरूर काम कर रही होती है। हाँ, वो भावना हमेशा मौजूद रहती है। आज की इस चर्चा से बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन दस्तावेजों की पंक्तियों के बीच कहीं छिपा है। वो क्या? हमने देखा कि डीपीएसपी को लागू करना पूरी तरह से देश के आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करता है। जब हमारे पास संसाधन आए तो निर्देश कानूनों में बदल गए। तो जरा इस पर विचार किया जा सकता है। बताइए। क्या भविष्य में कभी ऐसा दिन आएगा जब भारत के पास इतने अथाह संसाधन होंगे कि भाग 4 का हर एक नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 3 के मौलिक अधिकारों में तब्दील हो जाएगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये परिभाषा हमेशा समय के साथ और आगे बढ़ती जाएगी, एक ऐसे क्षितिज की तरह जिसे हम लगातार छूने की कोशिश तो करेंगे, पर जो हमेशा हमारी पहुंच से थोड़ा और आगे खिसक जाएगा। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। विकास और कल्याण की कोई अंतिम सीमा तो होती नहीं है। बिल्कुल। इसी उत्तेजक विचार के साथ इस विषय पर हमारी एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि इस मास्टर ब्लूप्रिंट की परतें और इसके पीछे की असली कहानी आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी।